तो कल की पूर्व क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मुगल चित्रकला में अकबर, और अकबर को पढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे अकबरकालीन चित्रों के विषय, यानी अकबर के समय में कौन कौन से किस किस विषय में चित्रणकार अधिक हुआ और सबसे ज्यादा किस चीज के चित्र बने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकबरकालीन चित्रकला के विषय। ठीक है, विषय का अर्थ है इनके समय में किन किन विषयों के चित्र अधिक चित्रित किए गए। तो सबसे ज्यादा इनके समय में व्यक्ति चित्र, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सभी चित्र भी कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में कह दें तो पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति चित्र, सभी चित्र और पोर्ट्रेट तीनों एक ही हैं, और इसका मतलब होता है कि सामने जो व्यक्ति बैठा हो उसका चित्रण करना, वही क्या कहलाता है, व्यक्ति या सभी चित्र कहलाता है। इसके बाद इनके समय में, राजकीय समय में, इनके समय में सबसे ज्यादा ग्रंथों का चित्रण हुआ। ग्रंथों का मतलब है बहुत सारे ग्रंथ इनके समय में लिखे भी गए और चित्रित भी किए गए, और इनके संग्रहालय में संग्रहित भी है। तो इनके संग्रहालय कहाँ कहाँ था, ठीक है, संग्रहालय या कह लीजिए या चित्रशाला लिख लीजिए। चित्रशाला इनके समय में कहाँ कहाँ थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली, आगरा और लाहौर, यहाँ पर इनके क्या है, चित्र या चित्रशालाएं हैं। अगर पूछता है क्वेश्चन कि अकबर से संबंधित चित्रशालाएं कहाँ कहाँ थी, तो दिल्ली, आगरा और लाहौर में थी। फिर इनके समय में कौन कौन सी सबसे ज्यादा पोथियां चित्रित हुई, ठीक है, पोथियां तो छोटी सी भाषा में समझेंगे या छोटे से शब्दों से। तो दास्ताने ए अमीर हमजा, दास्ताने या दास्तान ए अमीर हमजा, इसी को हम लोग कहते हैं हमजनामा। ठीक है, इसके बाद तूतीनामा, ठीक है, तूतीनामा के बाद है दीवार ए हाफिज, दीवान ए हाफिज आदि। ऐसे बहुत से ग्रंथ इनके समय में चित्रित हुए। इनके समय में प्रकृति चित्रण भी बहुत हुआ। प्रकृति चित्रण यानी पशु पक्षियों का चित्रण हुआ। ठीक है, ये थे इनके समय के कुछ विषय जो इनके समय में चित्रित हुए। ठीक है, अब थोड़ा सा दास्ताने अमीर हमजा के बारे में ज्यादा हम समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विशेष ज्यादा पढ़ेंगे। दास्ताने ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा। दास्ताने ए अमीर हमजा को कहा जाता है कि ये जो है मुगल चित्रकला में चित्रकला का प्रथम ग्रंथ माना गया। क्वेश्चन पूछता है कि मुगल चित्रकला का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो दास्ताने ए अमीर हमजा है। इसमें विषय क्या है, यानी ये किस विषय में है ना, विषय क्या था, तो इसमें जो है मोहम्मद साहब के चाचा, ठीक है, यानी मोहम्मद साहब थे, उनके चाचा कौन, शाह अब्बास, किसकी, शाह अब्बास के वीरता से संबंधित या वीरता के कारनामों का उल्लेख है, है या वर्णन है। ठीक है, यानी इस पुस्तक में क्या मिलता है, मोहम्मद साहब थे, उनके जो चाचा थे
या सीधे कह सकते हैं शाह अब्बास के वीरता के जो कारनामे थे उनका वर्णन हमें किसमें मिलता है, दास्ताने अमीर ए हमजा में। और इसको अकबर बहुत पसंद करता था, इस ग्रंथ में उसकी रुचि भी बहुत थी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो चित्रों का माप दिया गया है, यानी माप जो बताई गई है कि समथिंग क्या थी, तो 68 × 2 सेंटीमीटर, 68 × 2 सेंटीमीटर के आधार पर इसमें चित्र बने हुए हैं। इसके बाद जो चित्र बने हैं वो किस पर बने हैं, तो विधि क्या थी चित्रण की जो करते थे उस समय, तो कहा जाता है कि कागज को सूती कपड़े में पेस्ट करके, सीधी सी आप भाषा में समझिए, पेस्ट करके, रुक गया, पेस्ट करने के बाद क्या करते थे, एक तरह से पेस्ट करना या अस्तर लगाकर तैयार करते थे, लगाकर तैयार करते थे, और फिर उसमें चित्रण कार्य किया जाता था। ठीक है, तो ये थे कि ये चित्रों के माप, यानी जो ये सूती कपड़े से चित्र बनाने के लिए जो तैयार करते थे वो 68 × 2 सेंटीमीटर का होता था, और उसे तैयार करने के लिए क्या करते थे, कागज और कपड़े को एक साथ पेस्ट करके, एक तरीके का जैसे आजकल बोलते हैं ना अस्तर लगाना, वैसा करके तैयार करके चित्रण कार्य करते थे। और इसमें जो चित्रित जितने भी चित्र बने हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, उनमें किसी भी प्रकार की हस्ताक्षर चित्रकारों ने नहीं किए, इसलिए कहा जाता है कि सभी चित्र हस्ताक्षरित हैं। ठीक है, यानी हस्ताक्षर नहीं किया गया, या चित्रकारों ने कभी इन चित्रों में अपना नाम या हस्ताक्षर नहीं लिखा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विषय में एक है, जैसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, नफायशुल मासिर ने कहा है कि किसके लिए कहा है, दास्ताने ए अमीर हमजा के लिए कहा है इन्होंने, कि जो दास्ताने अमीर हमजा है अकबर के द्वारा दास्ताने अमीर हमजा की शुरुआत की गई थी। इनका मानना है कि अकबर के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा की शुरुआत की गई थी, यानी इनके समय में इस पुस्तक की शुरुआत की गई। किसके अनुसार, नफायसुल मासिर ने ऐसा कहा है। ठीक है, इसके बाद राय कृष्ण दास कहते हैं दास्तानी अमीर हमजा के लिए, राय कृष्ण दास, इन्होंने क्या कहा है, इनका कहना था कि पूर्णता अकबर के समय में ही चित्रित की गई। इन्होंने कहा कि दास्ताने ए अमीर हमजा पूर्णता अकबर के समय में चित्रित की गई। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है राइटर के अनुसार लिख के आ जाए, और पूर्णता किसके समय में ये चित्रित थी, अकबर के समय में चित्रित थी, और किसके अनुसार, राय कृष्ण दास के अनुसार। इसके बाद आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। मासिर उल उमरा ठीक है, मासिर उल उमरा, और इसी को कहते हैं मातीर उल उमरा। इसी पुस्तक को कहीं कहीं पर कहते हैं मातीर उल उमरा। ठीक है, तो इस पुस्तक में कहा गया है कि इसके अनुसार हुमायूं के समय से प्रारंभ होकर इन्होंने माना दास्ताने अमीर हमजा के लिए कि हुमायूं के समय से शुरुआत हुई, शुरू होकर अकबर के समय में पूरी हुई।
अकबर के समय में पूरी हुई, ऐसा मानना था। ठीक है। इसके बाद जो है मीर सैयद अली और अब्दुल समद के निर्देशन में, यानी जो हमारी अमीर दास्तान ए अमीर हमजा है, दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है, दास्तान ए अमीर हमजा जो है, ये जो है पुस्तक किसके निर्देशन में पूरी हुई थी? निर्देशन किसने किसने किया था? तो निर्देशन का कार्य, यानी जिनके देख रेख में या कहें हम, तो वो थे हमारे मीर सैयद अली, मीर सैयद अली और अब्दुल शमद के समय में या उनके निर्देशन में लिखी गई। ठीक है, लिखी गई या चित्रित की गई। ठीक, तो ये थी दास्तान ए अमीर हमजा के बारे में। इसके बाद और पढ़ेंगे, क्योंकि दास्तान ए अमीर हमजा से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किसके समय में शुरू हुई, किसके समय में लिखी गई, किसके अनुसार क्या तथ्य मिले। इसके बाद दास्तान ए अमीर हमजा के लिए कहा गया कि अमीर हमजा में, अमीर हमजा में, यानी ये कितने खंडों में? तो ये 12 खंडों में। ठीक है, 12 खंडों में, या इसको कहीं कहीं लिख के आ जाता है 12 जिल्दों में। मुस्लिमों में जिल्द कहा जाता है। ठीक है, जो खंड होते हैं उन्हीं को वो लोग क्या बोलते हैं? जिल्द बोलते थे। ठीक है, 12 जिल्दों में विभक्त है। ठीक है, कितने? 12 खंडों या 12 जिल्दों में विभक्त है। ठीक है, विभक्त है। और इसमें जो है प्रत्येक खंड में 100 जुज है, यानी इसके प्रत्येक खंड में, इसके प्रत्येक खंड में 100 जुज हैं। जुज का मतलब अगर हम लोग जोड़े, यानी ये खंड हो गया है ना, इस खंड के अंतर्गत 100 अध्याय मान लीजिए, है ना, या पृष्ठिका मान लीजिए। तो इसमें मुस्लिमों के अनुसार, क्योंकि मुगल कालीन थी, तो ये बोला जाता था कि 100 जुज है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 100 जुज है, और हर जुज में, यानी जो प्रत्येक जुज है, प्रत्येक जुज में, प्रत्येक जुज में 2 चित्र है। ठीक, यानी इस पुस्तक को लिखा गया है और इसके प्रत्येक जुज में, यानी जो हम बता रहे हैं आपको कि 100 जुज हैं, यानी 100, अगर एक खंड में 100 जुज हैं तो बहुत सारे चित्र हो गए, तो प्रत्येक जुज में 2 चित्र जरूर बने हुए हैं। ऐसा किसके लिए कहा गया है? दास्ताने ए अमीर हमजा के लिए। ठीक है, इसके बाद चित्रावली में काजबीन, मुंशी, लिपिक अताउल्लाह खां द्वारा चित्रों में लिखा हुआ विषय भी प्राप्त होता है कहीं कहीं पर। हमजनामा के आरंभिक चित्र, यानी जो ये अमीर हमजनामा है, इसके जो आरंभिक चित्र हैं, आरंभिक चित्र, आरंभिक चित्रों में ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। कैसा? ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, ईरानी प्रभाव का मतलब जाहिर सी बात है, मुगल ईरान से आए थे, इसलिए उस शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें जो चेहरे बने हैं और पहनावे की बात हुई है, उसकी बात करते हैं। तो जो चेहरे हैं, चेहरों की बनावट परिष्कृत है। चेहरे चेहरे की बनावट परिष्कृत है। ठीक है, चेहरे की बनावट कैसी है? परिष्कृत है। तथा पहनावा कैसा दिखाया गया है? तथा पहनावा, पहनावा ईरानी है। ठीक, रेखाएं कोणात्मक हैं, यानी रेखाएं कैसी बनाई गई हैं? रेखाएं कोणात्मक है। और यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है, यानी कैसा? यूरोपियन प्रभाव उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, रंग ज्यादातर कैसे लगाया गया है? तो रंगों का जो प्रयोग हुआ है, रंग ज्यादातर ज्यादातर सपाट लगाए गए हैं। ठीक है, सपाट लगाए गए हैं। और मोजाइक कला की तरह, मोजाइक कला की तरह चमकदार, चमकदार
रंगों का प्रयोग है। ठीक है, यानी जो मोजाइक कला होती है उसमें जो पत्थरों से की जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो कलरफुल तो होती है, सपाट होती है, उभरी हुई नहीं होती है, लेकिन उसमें चमक होती है। तो वही कहा गया, कैसी प्रतीत होती है, मोजाइक की चमक के समान। रंग कैसे कैसे प्रयोग किए गए हैं, तो लाल, लाल, नीला, हरा इत्यादि रंग प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक में ये सब चीजें देखने को मिली। इसके बाद जो इसमें अलंकारिकता दिखाई गई है उसके बारे में देखते हैं। अलंकारिकता का मतलब है कि चित्रों में जो अलंकारिकता, पेड़ पौधे पुष्प यूज किए गए हैं, तो इसमें जो है ईरानी ईरानी अलंकारिकता, ठीक है, ईरानी अलंकारिकता, आलेखन पर विशेष जोर दिया गया है। आलेखन पर विशेष जोर दिया गया है। देखिए, बहुत से बच्चे हैं अभी आजकल घूमने नहीं गए होंगे, लेकिन बहुत जगहों पे अगर आप जाइए और मुगल स्थापत्य चीज़ों को देखिए, तो कभी देखिएगा वहाँ जो नक्काशियाँ बनी होती हैं सपाट ही बनी हुई है, कलरफुल बनी हुई है, लेकिन आलेखन और अलंकारिकता का प्रयोग भरपूर किया है। यानी पेड़ पौधे पुष्पों को अलंकारिकता ढंग से, यानी अगर दीवार में जो गेट में घुसिए तो जो बना रहता है ना डिजाइन करके ऐसे करके, उसे क्या बोलते हैं, बंधन एक तरीके से बोलते हैं, है ना। तो वो उसमें भी आप जाके देखेंगे तो जो अलंकारिकता है और आलेखन है वो ऐसा ही किया गया है। तो इसीलिए कहा गया जो इसमें भी चित्र बने हैं उसमें अलंकारिकता आलेखन का प्रयोग किया है। ठीक है, हाशिए। अब विशेष बात है हाशिए। देखिए, हाशिए बहुत से बच्चे जानते होंगे जो पढ़ रहे हैं काफी दिन से, और कुछ नए बच्चे होंगे। हाशिए के अर्थ होता है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर यानी जब आप कोई चित्र बनाते हैं, यानी हम लोगों ने चित्रांकार किया, यहाँ मान लीजिए बीच में कोई चित्र बना रहे हैं, तो हम किनारे क्या करते थे, बॉर्डर बनाते थे। आज भी बच्चे बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, आज भी बॉर्डर का प्रयोग होता है। पर अब आजकल रचनात्मकता है तो कहीं प्लेन, कहीं डिजाइन, कहीं टेक्सचर, हर तरह से। तो उस समय हाशिए कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हाशिए। इन्हें हम लोग, इसी बॉर्डर को हम लोग कहते थे हाशिए। और हाशियों में चित्रकार क्या करते थे, उस समय जो मुगल शैली की प्रमुखता या विशेषता थी, इसमें ज्यादातर ये लोग अलंकारिकता आलेखन का प्रयोग करते थे, यानी फूल पत्तियों से संबंधित डिजाइन ज्यादा बनाते थे। तो ये मुख्य रूप से यहाँ की विशेषता थी। और अब अमीर हमजा में जो चित्र बने हुए हैं उसमें हाशियों का प्रयोग अच्छे से किया गया है। तो इसमें ईरानी शैली के भांति बेल बूटे, ईरानी शैली के भांति बेल बूटे, बेल बूटे तो समझते होंगे, बेल बूटे क्या होता है, तो बेल बूटे देखिए वही फूल पत्ती, है ना। जैसे पहले दुपट्टे चला करते थे ना, कहीं वो बेल बूटादार दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, तो जो पट्टिका बनी होती थी उस पट्टिका में जो डिजाइन बनी होती उसी को बेल बूटा बोला जाता था। ठीक है, तो ईरानी बेल बूटे गोलाई दी जाती थी, गोलाई, गोलाई गोलाई दिखाने के लिए छाया का प्रयोग नहीं किया है। गोलाई दिखाने के लिए छाया का प्रयोग, छाया का प्रयोग नहीं किया है। देखिए, आज की ये क्लास बड़ी होने वाली है, आज अकबर हम पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो बोर और न होइए, पढ़ते रहिए। तो ये जो हाशिए थे, यानी इनमें कैसा प्रभाव दिखाई देता था, हाशियों में ईरानी प्रभाव था, बेल बूटे, अलंकारिकता, आलेखन का प्रयोग करते थे। ठीक है, गोलाई दिखाने के लिए, ऐसा होता है ना कि हम लोग परछाई दिखाते, तो परछाई दिखाने के लिए गोलाई का यूज करते, तो उसका यहाँ निषेध था, चित्रकारों ने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। सीमाएं रेखाएं जो बनाई जाती थी, जो चित्रों में सीमा रेखा बनती थी, सीमा रेखा का मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी चित्र बनाते हैं, चित्र में सीमाएं बना देते हैं ना, एक के बाद एक बना रहे हैं। या फिर जैसे ये आपका आधार है, आधार में आपने बना दिया कि यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, तो कभी कभी चित्रों में सीमाएं बांटी जाती थी। या एक कह लीजिए, जैसे आप लोग कोई लड़का बनाते हैं
तो कलर सब करने के बाद उसमें क्या करते हैं, काले रंग से उसका पूरा बाहरी हिस्सा करते हैं, उसी को कहते हैं एक तरीके से चित्रों में सीमा। ठीक है, तो सीमाओं को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया है, तो काले रंग का। सीमाओं को दिखाने के लिए, सीमा रेखा को दिखाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि मुगल चित्रकला में चित्रों में सीमा रेखा बनाने के लिए कैसा रंग प्रयोग किया गया या किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो काले रंग का, क्योंकि कहीं कहीं पर लाल रंग का भी प्रयोग किया गया है, जैसे अजंता में। ठीक है, लाल रंग से सीमाएं बांटी गई हैं। ठीक है, तो ये थी हाशिए। हाशिए के बाद आगे अभी थोड़ा सा और बढ़ते हैं। चित्रों में लाला जारों को दिखाया गया है, जैसे जो चित्र थे, तो चित्रों में लाला जारों को दिखाया गया है। अब ये होगा कि लाला जारा क्या है, हीर रांझा होता है वैसे ही, यानी एक तरीके से प्रेमी प्रेमिका का रूप का भी वर्णन हुआ है। ठीक है, आकृतियों में कालीनों की व्याख्या की गई है। इनके समय में कालीन मतलब जो कालीन बनती थी उसमें भी चित्रण वैसा ही होता था। तो कालीनों का या कालीनों की व्याख्या या कालीनों का चित्रण हुआ है, कालीन का चित्रण हुआ है। ठीक है, या चित्रकारी उसमें हुई है। ठीक है, आकृतियों में लंबा चोगा दिखाया गया है। आकृतियों में लंबा चोंगा दिखाया गया है। ठीक है, चोंगा और पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। कैसा दिखाया गया है, पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। अब दिमाग में ये होगा ये चोंगा क्या है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ नहीं पता होता। देखिए उस समय जो पगड़ियां बनती थी ना, तो वो जैसे ऊंची होती थी ऐसे करके, तो उसी को कहते थे चोंगा। इसीलिए बाद में लिख दिया कि पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये थी अमीर हमजा में जो चित्रणकार है, या फिर जो मुगल शैली में चित्रण पद्धति का प्रयोग हुआ है, उस शैली को आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अकबर कालीन मुगल चित्रकला की विशेषताएं, यानी मुगल चित्रकला में जो अकबर के कालीन की थी, अकबर कालीन चित्रों या चित्रकला की विशेषता का अर्थ बहुत शॉर्ट में बताएंगे। विशेषता ये है कि इनके समय में सबसे ज्यादा चित्रण किस विषय में हुए थे, या किन चित्रकारों ने किन को सबसे ज्यादा विषय बनाया। तो जैसे स्वच्छंद चित्रण बहुत हुआ। कैसा, स्वच्छंद चित्रण, स्वच्छंद चित्रण। स्वच्छंद चित्रण का मतलब है स्वतंत्र रूप से चित्रण करना। जैसे कि भारतीयता को दिखाया, लोग बैठे हैं कहीं किसी जैसे खाना या दावत का सीन चल रहा है, तो स्वतंत्र है, वो कोई भी चित्रण कर सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं थी अकबर के कालीन में कि नहीं खाली हिंदू देवी देवताओं के चित्र ही बनेंगे या आम लोगों के चित्र नहीं बनेंगे। तो ये हम मान सकते हैं कि आम लोगों के चित्र, है ना, आम चित्र, आम भीड़ भाड़ के चित्र, ठीक, भीड़ भाड़ के चित्र, जिन्हें स्वच्छंद रूप से चित्रकार चित्रित कर देता था। इसके बाद चमकदार रंग का प्रयोग हुआ। कैसे रंगों का, चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ। ये अभी हमने ऊपर भी बताया, रंगों का प्रयोग हुआ या चित्रकार चमकदार रंगों का प्रयोग करते थे। फिर प्रकृति चित्रण हुआ, है ना, सबसे ज्यादा इनके समय में प्रकृति चित्रण भी हुआ। ये नहीं था कि नहीं प्रकृति से संबंधित चित्रण नहीं होगा। तो इनके समय में जैसे अकबर खुद ही बाज पक्षी को बैठा लें, तो प्रकृति में पक्षी है, पशु है, वृक्ष है, ये सब आपका आ जाता है, उनका भी चित्रण विषय बनाया गया। इसके बाद है भारतीयता, यानी भारतीय विषय भी चित्रित किए गए। जैसे भारतीय विषय का मतलब है जैसे भारतीय ग्रंथ, है ना, रसिक प्रिया, है ना, कालिका और कथा सरित सागर, ये सब चित्रित इनके समय में हुई। इसके बाद है लेख पट्टिका, है ना। लेख पट्टिका का मतलब है कि कहीं कहीं पर पट्टिकाओं में लेखन कार्य भी हुआ, है ना, जैसे लिखकर उस समय में अरबी जो भी फारसी चलती रही होगी, उस भाषा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी चित्रों में मिलता है।
ठीक है। हाशिए थी मुख्य विशेषता, क्या थी? हाशिए, ये मुगल चित्र शैली की सबसे विशेष विशेषता है, ठीक है। फिर सोना चांदी के रंगों का भी प्रयोग हुआ, यानी ऐसा नहीं है कि इनके समय में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग नहीं हुआ, तो सोना और चांदी के रंगों का प्रयोग भी हुआ, क्योंकि किसी किसी में ऐसा है कि सोने चांदी के रंगों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मुगल चित्र शैली में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये थी कुछ विशेषताएं। इसके बाद अब आप लोगों को कुछ नोट करके बातें मुगल चित्र शैली से यानी अकबर कालीन सभी विशेषताओं को पढ़ना है कि अकबर के समय में क्या क्या विशेष हुआ है, तो नोट करके ही लिखे, ये सब वन लाइनर ही है। तो पहली चीज, वस्तु में, जो वस्तु या वस्त्र बनाते थे, तो वस्त्र में शिकन और फरहन का स्वाभाविक रूप दिखाया गया है, यानी जो वस्त्र बनाते थे ये लोग, तो उसमें सिकुड़न, सीधे सीधे लिख लीजिए सिकुड़न, है ना, जो या सिलवटे जिनको बोलते हैं, सिलवटे, और फरहन यानी उस समय फरहन बोला जाता था, अच्छे से किया गया है, अच्छे से किया गया है, या अच्छे से चित्रकारों ने इसे चित्रित किया है, ठीक है। भारतीय प्रभाव के तहत ये ऐसा माना जाता है। इसके बाद अकबर के समय में 6 गुजराती चित्रकार थे। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अकबर के समय में कितने गुजराती चित्रकार थे, तो अकबर के समय में 6 गुजराती चित्रकार थे, 6 गुजराती चित्रकार थे, यानी अकबर के समय में पूछ ले आपसे क्वेश्चन कितने गुजराती चित्रकार थे, तो 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर के समय में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा था? इनके समय का सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ चित्र, तो जो अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो है सलीम के सलीम के, या ये थे कौन? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर को ही सलीम कहा गया है, जहांगीर इनके कौन थे? पुत्र थे। तो सलीम के जन्मोत्सव का चित्र, ये सबसे उत्कृष्ट चित्र माना गया है, किसके समय का? अकबर के समय का, ठीक है। और ये सुरक्षित कहाँ है? यहीं पे लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है सुरक्षित कहाँ है, तो ये जो है सुरक्षित कहाँ रखा गया है, तो ये विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? लंदन में यह सुरक्षित है, ठीक है। इसके बाद लंदन में जो ये सुरक्षित है, इसके बाद फारसी व हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? फारसी या हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसका माना जाता है? तो वो किसका माना जाता है? अकबर का, ठीक है, अकबर का। और क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसका माना जाता है, तो वो याद रखिए जहांगीर का, किसका? जहांगीर, ठीक है, अंतर याद रखिएगा। यहीं पे एक और पॉइंट लिखे दे रहे हैं कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका माना जाता है? तो वो है आपके शाहजहां। कौन है? सॉरी, शाहजहां, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि फारसी या हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसका माना गया है, क्योंकि अकबर के समय में हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथों को बहुत लिखा गया और चित्रित भी किया गया।
तो ये अकबर का समय माना गया। और मुगल चित्रकला में अगर स्वर्ण काल मानेंगे तो किसको मानेंगे? जहांगीर को। और स्थापत्य का मानेंगे तो शाहजहां को। तो ये 3 पॉइंट यहीं पे इसलिए बता दिए, आगे भी एक बार हो सकता है दोहरा दें, लेकिन ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे और कुछ पॉइंट पे बढ़ते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन जैसे ही हैं ये पॉइंट, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसके बाद अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा पूछा गया है ये क्वेश्चन, कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है, सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में है, ठीक है। देखिए आगरा शहर है, उसी के अंदर जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फतेहपुर में है या अपने जिले में है, तो जैसे हम कहते हैं यहाँ से खागा, है ना, तो इसी तरह आगरा में भी ये सिकंदरा स्थान है, जगह है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेंगे तो आगरा है, जगह क्या है? सिकंदरा है। यहाँ पर क्या है? अकबर का मकबरा है। और ये मकबरा कब बना था, किसने बनवाया था? तो 1604 से लेके 1613 में, 1613 ईस्वी में किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था, यानी इनके पुत्र ने बनवाया था, ये याद रखिएगा। तो ये कहाँ है? आगरा में है। और क्वेश्चन में तो खैर आगरा ऑप्शन नहीं था, सिकंदरा था, इसलिए सिकंदरा इसका सही आंसर माना गया था, ठीक है। इसके बाद अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शासनकाल में अकबर का जो समय था उसके शासनकाल में प्रथम स्थापत्य क्या था? प्रथम स्थापत्य किसे माना गया या क्या बनाया गया था या क्या था? तो प्रथम स्थापत्य था वो था हुमायूं का मकबरा। क्या था? हुमायूं का मकबरा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अकबर के समय का स्थापत्य, ठीक, ध्यान रखिएगा, चित्र नहीं। और इसे किसने बनवाया था? तो उनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, आईने अकबरी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। आईने अकबरी, आईने ए अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी ये मुख्य रूप से इसके चित्रकार कौन कौन थे, यानी चित्रणकार के लिए या चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो थे केशव, और कौन थे? केशव और धर्मदास, दो लोग थे, केशव और धर्मदास। क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। केशव और धर्मदास थे। और ग्रंथ के रचयिता कौन थे, यानी इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रचयिता जो थे वो थे अबुल फजल, ठीक, अबुल फजल। छोटे छोटे से ही क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आज थोड़ा सा वन लाइनर रूप में इसे दोहराया जा रहा है। इसके बाद अकबर ने विजय स्मारक के रूप में, अकबर ने विजय, या इसी को कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, ठीक है, विजय स्मारक के रूप में, ठीक है, विजय स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, हाँ, कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी बनवाया नहीं था, लाया था। क्या किया? कीर्ति स्तंभ है कहाँ? अकबर ने विजय स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? गुजरात। कहाँ बनवाया था? गुजरात, ठीक है। और किस सन में? ये कितना ऊंचा है ये लिख लीजिए, इसकी ऊंचाई है 134 फीट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत पहले। हरिवंश पुराण का चित्रण अकबर के समय में हुआ, ठीक है।
लिख लीजिए, इनके समय में जो हरिवंश पुराण है, पूछा जाता है हरिवंश पुराण का चित्रण किसके समय में हुआ, तो अकबर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है कि छवि चित्रकार में कौन दक्ष था, यानी अकबर के दरबार में छवि चित्रण में सबसे दक्ष चित्रकार कौन था, तो वो थे बसावन। पूर्व में पहले पढ़ाया भी है। तो अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में छवि चित्रण में कौन सबसे ज्यादा उत्कृष्ट या श्रेष्ठ चित्रकार था, तो वो थे बसावन। ठीक है, कौन थे, बसावन। ठीक, इसके बाद रमजनामा, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्या, रमजनामा, ये क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद। ठीक, रमजनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद। किसने किया था इसे, अब्दुल कादिर बदायूं। किसने किया था इसका फारसी अनुवाद, तो अब्दुल कादिर बदायूं। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया कि किसने फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, इसके बाद इनके समय का एक ग्रंथ है अनवर, अनवर ए सुहेली। ठीक है, नेक्स्ट अनवर ए सुहेली, इसी को कहा कहीं कहीं गया है आयार ए दानिश। ये हैं क्या, ये दोनों पंचतंत्र के अनुवाद हैं, पंचतंत्र के अनुवाद हैं। ठीक है, पंचतंत्र के क्या हैं, अनुवाद हैं। और किसने किया था फारसी अनुवाद, तो जो फारसी अनुवाद किया था, फारसी अनुवाद वो किया था फैजी। किसने किया था, फैजी। ठीक है, किसने किया, फैजी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, इनके समय में एक पुस्तक थी रसिक प्रिया। ठीक है, यानी पूछ सकता है रसिक प्रिया किसके समय में लिखी गई या चित्रित की गई, तो रसिक प्रिया अकबर के समय में थी। और इसके कौन थे लेखक, केशव, है ना, केशव मिश्र। ठीक, केशव द्वारा रचित है। ठीक है, केशव मिश्र थे। अमीर हमजा, अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ मतलब हैं, तो 61 प्रतियां जो हैं कला एवं उद्योग म्यूजियम वीना यानी ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित है। जो अभी आपको पॉइंट लिख लीजिए कि अमीर हमजा, अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित है, तो वो 61 प्रतियां कला एवं उद्योग, कला एवं उद्योग, ठीक है, नाम है एक, कला एवं उद्योग म्यूजियम वियना, म्यूजियम वीना। वीना कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और यहीं पे क्या है, सुरक्षित रखी गई, क्या है, सुरक्षित है। अब कुछ अकबर के समय में चित्र बने हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अकबर के समय में बना हुआ है चित्र गोवर्धन धारी कृष्ण। ठीक, ये सबसे श्रेष्ठ चित्र माना गया है। क्या, अब गोवर्धन धारी कृष्ण, इसी को अगर समझें तो गोवर्धन पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण, है ना, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं गोवर्धनधारी कृष्ण। ठीक है,
ये जो चित्र है एक लघु चित्र है। कैसा है? लघु चित्र है। ठीक, लघु चित्र है। और ये चित्र जो है 1585 और 90 में बना। समय क्या था इसका? 1585 से 90 ईस्वी के आसपास बना। और इसे जो है किसने चित्रित किया था? इसके चित्रकार कौन है? तो मिस्किन है। मिस्किन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवर्धनधारी कृष्ण किस मुगल शासक के समय में बना था? तो अकबर के समय में बना था। किसने चित्रित किया है? तो मिस्किन ने चित्रित किया। ठीक है। इसके बाद इनके दरबार में व्यंग्य चित्रकार के रूप में हम किसे जानते थे? व्यंग्य चित्रकार। पढ़ाया है मैंने पूर्व की क्लास में। तो वो थे आपके कौन? बसावन। बसावन को किस रूप में जानते हैं हम लोग? व्यंग्य चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट चित्र है बाबर का घोड़े से गिरना, है ना। ये क्वेश्चन बच्चों ने कई बार जब पूर्व में पूछा गया था तो गलत किया है। तो बाबर का घोड़े से गिरना, बाबर का घोड़े से गिरना, ये क्या है? ये चित्र पूछा जाता है कि ये किसके समय में चित्रित हुआ। नाम बाबर लिखा है तो लोग सोचते हैं बाबर गिरे थे तो बाबर के समय में ही चित्रित किया गया होगा। लेकिन ये किसके युग का या किसके समय में चित्रित किया गया? अकबर। ठीक है, अकबर कालीन चित्र है। रामायण, योग वशिष्ठ, इसके बाद बहुत सारे हरिवंश, ये सब मुगल शैली में चित्रित किए गए ग्रंथ। इसके बाद बाबरनामा के चित्रों की रचना, है ना, अकबर के समय में एक ही नाम के दो चित्रकार थे। ठीक है, यानी जो बाबरनामा है उस बाबरनामा का जो चित्रण कार्य हुआ था वो किसके समय में हुआ? ये लिख लीजिए, बाबर नामा के चित्रों या चित्रण का कार्य, ऐसे लिख लीजिए, चित्रण का कार्य किसके समय में हुआ? तो अकबर के समय में हुआ, क्योंकि लिखी इनके समय में गई थी पर चित्रित अकबर के समय में की गई थी। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक ही नाम के दो चित्रकार, जो कि मुगल और राजस्थानी, एक ही नाम के दो चित्रकार जो कि मुगल और राजस्थानी दोनों में है, वो कौन है? तो वो है मनोहर। ठीक है, ये दोनों शैली में। ठीक, ये विशेष विशेष कुछ वन लाइनर है। इसके बाद अकबर के समय में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक, जो शिल्प शास्त्री, सीधे ऐसे लिख लीजिए, अकबर के समय में, अकबर के समय में शिल्प शास्त्र पुस्तक के लेखक या रचनाकार कौन थे? वो थे आपके केरल के श्री कुमार। कौन है? केरल के श्री कुमार। ठीक है, पुस्तकों के आगे आप लोगों को श्रृंखला दी जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा डीपली पढ़िए। इसके बाद कहा जाता है बाबर सोन नदी से पार करते हुए, एक चित्र है, चित्र बाबर सोन नदी को, सोन नदी को पार करते हुए, ये क्या है? ये चित्र। ठीक है, तो जो ये बाबर सोन नदी को पार करते हुए किसके समय का है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका। तो ये चित्र बना था अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में। याद रखिएगा, बाबर का घोड़े से गिरना और बाबर का सोन नदी पार करना, दोनों चित्र किस समय के हैं? बाबर के, सॉरी, अकबर के समय के हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर बना है
उसकी जमीन किसने दी थी? तो स्वर्ण मंदिर की जमीन किसने दान में दी? किसने दान में दी? तो किसने दी थी? वो थे आपके अकबर। ठीक है। अब ये जो सोन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। कब करवाया था? समय क्या था? तो समय था 1589। कब कराया? 1589 कराया। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के समय में तुर्की से फारसी अनुवादित, यानी एक पुस्तक है वकायत ए बाबरी। क्या है? वकायत ए बाबरी। ठीक है। ये क्या है? ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लिए कहा गया है कि तुर्की से, किसमें? तुर्की से फारसी में किसने अनुवादित किया, या अनुवादित है, या अनुवादित किया है? ठीक है। किसने किया है? तो वो किया था, यानी ये क्या है? ये है क्या? किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है, ये याद रखिएगा। बाबरी लिखा है, इसी से समझ जाइए। ठीक है। अनुवादित किया है, और ये किस नाम से जानी जाती थी? वकायत ए बाबरी के नाम से जानी जाती थी। मतलब ये तुर्की भाषा में थी। क्वेश्चन समझिए। ठीक है। जो ये पहले तुर्की भाषा में थी, इसको फारसी भाषा में जब किया गया तो वकायत ए बाबरी के नाम से जानते, और ये क्या है? बाबर की आत्मकथा। ठीक है। थोड़ा सा हम उल्टा लिखेंगे, तो उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। इसके बाद है कि अकबर के पोथी खाना में लगभग कितने हस्तलिखित ग्रंथ थे? तो अकबर के पोथी खाना में लगभग 24,000 पोथी हस्तलिखित थी। ठीक है। या पोथी ग्रंथ हस्तलिखित थे। ठीक है। उसको आप लोग लिख लीजिए अपने अनुसार। इसके बाद है आगरा में स्थित जहांगीरी महल। आगरा घूम आओ भाई, अच्छा है, थोड़ा सा मुगल शैली को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। आगरा में स्थित जहांगीरी महल। ठीक है। आगरा में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया। जाहिर सी बात है, अपने पुत्र के लिए महल तो बनवाएगा ही ना। तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसके बाद फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद बनी है, कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। इसे किस नाम से जाना गया? तो अकबर ने इसे किस नाम से, या किस नाम में उस समय जो ये बनी थी, लोग जामा मस्जिद आज भी कहते हैं, लेकिन किस नाम से भी जानते थे? शान ए सीकरी के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? शान ए सीकरी के नाम से भी जानते थे, या शान ए सीकरी भी कहते थे। ठीक है। इसके बाद है 1960 में एक फिल्म बनी थी, ये जरूर पूछ लेता है। 1960 में फिल्म बनी थी, कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी मुगले आजम। कौन सी? मुगले आजम। और इसमें अकबर का रोल है। ठीक है। मुगले आजम, इस फिल्म में अकबर का किरदार किसने निभाया? तो किसने निभाया था? वो थे पृथ्वीराज कपूर। चौहान नहीं, पृथ्वीराज कपूर।
इन्होंने क्या किया था, अकबर का रोल कराया था। इसके बाद तुरंत देखिए आपकी जो है 2018 में कौन सी फिल्म बनी, जोधा अकबर। और इसमें किसने किसने किरदार निभाया था, थे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय। कौन थे, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो ये मेन अकबर से जुड़े कुछ क्वेश्चन थे और आज के इस क्लास में अकबर समाप्त होते हैं। और जो मूल क्वेश्चन अगर अकबर से संबंधित मिलेंगे तो आपको लास्ट क्लास में थोड़े बहुत बताए जाएंगे। और इसके बाद अब हम मुगल शैली में जब आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे जहांगीर को। तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब भी करते रहिए, बहुत से लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कर लीजिए तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा।